तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कहानी सुनाऊं उससे पहले एक दूसरी कहानी का जिक्र करता हूं, क्योंकि अक्सर हम लोग जो तस्वीरें देखते हैं या कहानियां सुनते हैं, कई बार ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग माँ को लेकर या बाप को लेकर, तो एक अजीब सी तस्वीर, अजीब सी ज़्यादातर मामलों में कहानियाँ सामने आती हैं जो दिल को कचोट देती हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे कैसे उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं। कई ऐसी कहानियाँ वृद्धाश्रम में भेज देते हैं या फिर उन्हें सड़क पे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि शायद उन्हें अब लगता है कि उनकी ज़रूरत नहीं है। और जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि वो समाज में खड़ा हो सके, सर उठाकर जी सके, उन्हीं माँ बाप को एक वक्त आने के बाद उन्हीं के बच्चे, उन्हें लगता है कि ये बेकार हो चुके हैं, उनकी ज़िंदगी पे कोई एक तरह से दाग हैं अब, और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता। ऐसी कहानियाँ अक्सर देखते हैं। आज इत्तेफाक से एक ऐसी कहानी आई जिसको देख के बड़ी खुशी भी हुई, हालांकि उसका भी क्लाइमेक्स आना बाकी है। मध्य प्रदेश के देवास से एक कहानी आई। एसडीएम के दफ्तर के बाहर एक गाड़ी में एक बुजुर्ग माँ लेटी हुई है। उम्र करीब 80-85 साल होगी, और गाड़ी के बाहर उस माँ के 4 बेटे आपस में लड़ रहे हैं। और ये एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के दफ्तर की तस्वीर है, बाकायदा वीडियो में कैद है। शायद क्राइम तक कहानी में भी ये स्टोरी है। 4 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, माँ गाड़ी के अंदर है। पता चला कि वो माँ एसडीएम के यहाँ बयान देने आई थी। और क्यों देने आई थी? चारों बच्चों में इस बात पे लड़ाई थी कि ये बुजुर्ग माँ किसके साथ रहेगी। हर बेटा चाहता था कि उसके साथ रहे, क्योंकि चारों भाई अलग अलग रह रहे थे। लेकिन हकीकत ये थी कि पिछले करीब 20 सालों से जो सबसे छोटा बेटा है, वो सीआईएसएफ में नौकरी करता है, उसके साथ ये माँ रह रही थी। अब अचानक बाकी तीनों बेटे जो हैं वो चाहते थे कि उनके साथ रहे। बीच में कुछ ऐसा वो आया कि कोई और बेटा माँ को जबरन अपने साथ ले गया। इस पे छोटे बेटे ने कंप्लेंट की, एसडीएम के पास गया। उसने कहा कि बरसों से मेरी माँ मेरे साथ रह रही है, अब मेरा भाई ज़बरदस्ती ले गया है, मुझे मेरी माँ वापस की जाए। और इसी के बाद फिर एसडीएम ने यह कहा कि आइए आप कोर्ट में बयान दें कि माँ किसके साथ रहना चाहती है। और फिर उस माँ का बयान हुआ, और उस माँ ने बयान दिया कोर्ट में। उसने लिखा कि मैं करीब 20 साल से अपने छोटे बेटे के साथ रह रही हूँ, और मैं आगे भी उसी के साथ रहना चाहती हूँ। उसके इस फैसले के बाद बाकी तीनों बेटे फिर झगड़ पड़े। हालांकि एसडीएम ने फिर ये कहा कोर्ट ने कि माँ की ख्वाहिश है कि वो छोटे बेटे के साथ रहेगी, इसलिए उसी के पास भेज रहे हैं, लेकिन हम वक्त वक्त पर देखते रहेंगे कि माँ ठीक ठाक है, वो सही से रह रही है कि नहीं। तो कहानी ये थी कि लगा कि कुछ और मामला होगा, पर यहाँ एक माँ को रखने के लिए 4 बेटे आपस में लड़ रहे थे। ये तस्वीर देखकर बड़ा अच्छा लगा। अब हालांकि इसमें ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि बाकी के जो 3 बेटे थे जिन्होंने 20 साल तक अपनी माँ को नहीं रखा, अब अचानक उनके अंदर इतनी मोहब्बत क्यों जागी। क्या इसके पीछे कोई वसीयत, कोई प्रॉपर्टी, कोई और चीज़ है? तो वो जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये तस्वीर और ये कहानी अच्छी लगी कि एक बुज़ुर्ग माँ के लिए 4 बच्चे लड़ रहे हैं, अगर सचमुच मोहब्बत के लिए है तो ये थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, मैंने कई बार जिक्र किया आपको, फॉरेंसिक ने, बाकी चीज़ों ने इस दुनिया की शक्ल सूरत बदल दी है। क्राइम की दुनिया बदल दी है, क्राइम के केस की जांच के तरीके बदल दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें बदल दी, और इसका एहसास तब होता है जब आप पुराने केस के पन्ने पलटते हैं। करीब 26 साल पुरानी कहानी है, 1989 की कहानी है। 1989 22 अक्टूबर, इत्तेफाक से ये भी 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर 1989 अमेरिका में एक जगह है मिनीपोलिस। यहाँ से करीब 75 माइल्स की दूरी पर, 75 मील की दूरी पर एक छोटा सा शहर है, सेंट जोसेफ मिन। इसी जगह पे एक फैमिली रहती थी, एक परिवार, और उस परिवार में ये थी वेटरलिंग फैमिली। वेटरलिंग फैमिली में हस्बैंड वाइफ के अलावा उनके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे छोटे थे। इनमें से बड़ा बेटा जैकब, जिसकी उम्र उस वक्त करीब 11 से 11.5 साल थी। उसका छोटा भाई था ट्रेवर,
उसकी उम्र करीब 10 साल थी, और इन दोनों का एक दोस्त था एरन, उसकी उम्र भी करीब 11 साल थी। तो जैकब अपने छोटे भाई ट्रेवर और एरन के साथ 22 अक्टूबर 1989 को घर से बाहर निकलता है। शाम करीब 7-8 बज चुका था, अंधेरा हो चुका था, और ये दोनों भाई और दोस्त घर से करीब 1 मील की दूरी पर, बल्कि 1 किलोमीटर के अंदर ही एक लाइब्रेरी शॉप पे जाते हैं, जहाँ से उन्हें एक VHS खरीदना था, वीडियो, एक मूवी देखनी थी इन बच्चों को। तो वहाँ से जाते हैं, एक कैसेट खरीदते हैं, और तीनों साइकिल पर थे। उसके बाद वो वापस अपने घर के लिए रवाना होते हैं। जैसा मैंने बताया कि 1 किलोमीटर की दूरी थी सिर्फ, लेकिन ये घर के अभी करीब पहुँचते बीच में एक चंक ऐसा आता जहाँ पे थोड़ा अंधेरा था सड़क किनारे। वहाँ पे एक शख्स चेहरे पे मास्क लगाए खड़ा था, उसके हाथ में एक रिवॉल्वर था। वो तीनों बच्चों को रिवॉल्वर दिखाता है, रिवॉल्वर की नोक पर, उनसे कहता है कि साइकिल किनारे लगाओ। सन्नाटा था, सड़क पे अंधेरा था। तीनों बच्चे डर जाते हैं, साइकिल किनारे लगा देते हैं। उसके बाद वो तीनों से एक एक करके उनका नाम और उम्र पूछता है। तीनों बच्चे अपने नाम और उम्र बताते हैं। अब इन तीनों में सबसे बड़ा था जैकब, जिसकी उम्र करीब 11.5 साल के आसपास रही होगी। तीनों का नाम पूछने के बाद वो जैकब को छोड़कर बाकी दोनों, उसके भाई ट्रेवर और एरन को, ये कहता है कि तुम अब घूम जाओ और सीधा झाड़ी की तरफ भागो सड़क किनारे, और अगर तुमने पलट कर देखने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार देंगे। दोनों बच्चे सहम जाते हैं। उसके बाद वो उन्हें भागने के लिए वहाँ से कहता है। डर के दोनों बच्चे भागते हैं, पलट कर देखते भी नहीं। कुछ मिनट के बाद दोनों बच्चे जब नज़रों से ओझल हो जाते हैं, वो जैकब को गन पॉइंट पे एक गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ ले जाता है। इधर दोनों बच्चे भागते हुए घर पहुँचते हैं, क्योंकि घर की दूरी बहुत ज़्यादा थी नहीं, अगले 2-3 मिनट में पहुँच गए। और घर पर जाकर जैकब के फादर को ये सारी बात बताते हैं। फादर ये बात सुनकर घबरा जाते हैं। पूरी फैमिली जो है और उनके नेबर, वो दौड़ते हुए उस जगह पर आते हैं जहाँ पे ये हादसा हुआ था, चूँकि दोनों वो बच्चे चश्मदीद थे। 5 मिनट के अंदर पूरी फैमिली उस जगह पे, उस सड़क पे पहुँच चुकी थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैकब भी गायब था। आसपास तमाम सड़क पे झाड़ियों में ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलता। इसके बाद वो पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के बाद अगले दिन FBI इस मामले को टेक ओवर करती है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। करीब 15 खास जो इस FBI की टीम के लोग मेंबर थे, वो अब जैकब की तलाश शुरू करते हैं। आसपास तमाम जगहों से पूछताछ होती है, कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। ये बड़ा छोटा सा एक इलाका था जहाँ से ये जैकब जहाँ रहता था। कुल आबादी करीब 4000 थी, 4000। अगले 1-2 दिन जैसे ही बीतते हैं, अब लोगों को पता चलता है और जैकब गायब है। उस शहर के लिए बड़ी अनोखी चीज़ थी इस तरह का क्राइम। 4000 में से करीब 2000 लोग सड़कों पर उतर आते हैं जैकब की रिहाई या जैकब की तलाश को लेकर। पुलिस पे, FBI पे अब प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तलाश जारी रहती है, लेकिन जैकब का कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान बहुत सारे लोगों से पूछताछ की जाती है, सब कुछ देखा जाता है, कोई फ़ायदा नहीं। इसी दौरान जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो पता चला कि ठीक 10 महीने पहले इसी जगह पर, इसी इलाके में एक और 12 साल के बच्चे के साथ ऐसी ही किडनैपिंग हुई थी, और उस बच्चे को भी किसी ने उठाया था और फिर उस बच्चे के साथ ज़बरदस्ती की गई थी। हालांकि उसे मारा नहीं गया था। पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया था तब। 10 महीने पहले ये इंसिडेंट हुआ था, 1989 में ही। तो पुलिस को लगा, और ये बात जनवरी की थी शायद 1989 की, तो पुलिस को लगा कि कहीं इन दोनों केस में कोई सिमिलरिटी तो नहीं। उस तरह से भी उन्होंने उस बच्चे से भी पूछताछ की, उसने बताया उसका कैसा हुलिया था, उस हिसाब से स्केच बना, स्केच सर्कुलेट किया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर आगे चल के पता चला कि ऐसे 4-5 बच्चों के साथ और मॉलेस्टेशन हुआ इसी इलाके में, और अलग अलग कुछ लोगों ने रिपोर्ट लिखाई, कुछ ने नहीं लिखाई। उन बच्चों के बयान के आधार पर भी स्केच तैयार किया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे वक्त बीतता है। हालांकि जो जैकब से पहले जिस बच्चे के साथ मॉलेस्टेशन हुआ था 10 महीने पहले करीब, उस बच्चे के DNA सैंपल लिए गए थे। इस दौरान में बहुत सारे लोगों की भी जांच हुई, उनके सैंपल लिए गए, पर उस वक्त DNA इतना ज़्यादा वो नहीं था और 100% एक्यूरेसी नहीं थी जो आज के ज़माने में। तो उस वक्त कई लोगों के स्केच बने, पूछताछ हुई। उन्हीं में से एक शख्स था डैनी,
और उस डैनी को भी बुलाया गया, पुलिस ने उठाया, पूछताछ हुई, 2 बार उसके बयान लिए गए कि वो उस वक्त कहाँ था, क्या थे, उसके सैंपल लिए गए, उसके शूज़ के और बाकी चीज़ों के, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई मिलान, कुछ चीज़ें नहीं हुई। डैनी को भी छोड़ दिया गया। ऐसे और भी बहुत सारे लोग सस्पेक्टेड थे, सभी को छोड़ दिया गया। बात आई गई हो गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। FBI की टीम ने भी अपने ज़्यादातर मेंबर को वापस बुला लिया, कोई सुराग मिला नहीं, कोई सबूत मिला नहीं। इस दौरान में अब करीब इस इंसिडेंट को 25 साल बीत जाते हैं। 2014 का वक्त आ जाता है। 2014 में अच्छा, इस दौरान में होता क्या है कि जो जैकब की माँ थी वो लगातार अपने बेटे को तलाश रही है, दर दर भटक रही है, इधर उधर, जहाँ से उम्मीद मिले। धीरे धीरे इस तलाश ने जैकब की माँ को एक एक्टिविस्ट बना दिया। वो अमेरिका में जो गुम हुए बच्चे हैं, गुमशुदा बच्चे हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ने लगी। एक तरह से उनकी वकील बन गई, उनकी आवाज़ बन गई। और जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट आता, किसी बच्चे की गुमशुदगी की खबर आती, वो उसके लिए हर तरह से जितनी हेल्प हो सकती थी करने की शुरू कर दी। तो जैकब की माँ का एक नाम होने लगा। इस दौरान में कई ऐसे फाउंडेशन भी बने जैकब के नाम पर। तलाश जारी रही, लेकिन जैकब का कोई सुराग नहीं मिला। इत्तेफाक से 2014 में जैकब की माँ और उसका भाई, जो उस दिन इंसिडेंट में उसके शामिल था, जिसको ये कहकर किडनैपर ने भेज दिया था कि तुम पलट के मत देखना वरना गोली मार देंगे, ये दोनों वहाँ एक CNN न्यूज़ चैनल के शो पे, जिसका नाम था द हंट, उसमें शामिल होते हैं। और उस टीवी शो में दोनों बैठे हुए थे। जैकब की गुमशुदगी की बात चल रही थी, पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की, सब कुछ। ये शो ही इसी तरह का था, इसका कुछ कंसेप्ट, कैसे गुमशुदा और बाकी लोगों के बारे में बात करना, ढूंढना कोई सुराग जिससे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के कुछ काम आ सके। तो ये दोनों शो पे बैठे हुए थे और जैकब की पूरी कहानी सुनाई, उसका पूरा इंसिडेंट बनाया 22 अक्टूबर 1989 का, क्या कैसे हुआ, फिर उन्होंने क्या क्या किया, FBI ने क्या किया। इस शो को देखने के बाद, इस शो को इत्तेफाक से कुछ FBI के और लोग भी देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि जैकब की फाइल को दोबारा खोलेंगे और इस मामले की तफ्तीश करेंगे। FBI ने रीओपन किया इस केस को। हालांकि अब तक करीब, जैसा आपको मैंने बताया कि 25 साल बीत चुके थे। अब एक कानून ये है कि 25 साल के बाद अगर किसी केस में, अमेरिका में, ये बहुत सारे देश में कोई पकड़ा भी जाता है तो वो उस सज़ा का हकदार नहीं होता, क्योंकि एक टाइम फ्रेम होता है। कई जगह 20 साल है कि अगर आपने कत्ल किया और 20 साल तक आप बचे रहे, पकड़े नहीं जाए, और 21वें साल में पकड़ा गए, तो फिर आपको वो जो वहाँ के हिसाब से मैक्सिमम पनिशमेंट है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने वो टाइमलाइन जांच एजेंसी ने क्रॉस कर दिया। तो अमेरिका में भी ये था, वहाँ भी 20 साल का जो एक फिक्स टर्म था वो ख़त्म हो गया। टीवी शो के बाद CNN पे जो चला, FBI ने फैसला किया दोबारा से जैकब की फ़ाइल खोलेंगे। उसके बाद उन्होंने जैकब की फ़ाइल खोली, उन्होंने केस स्टडी पढ़ना शुरू किया, तो पता चला 5 बच्चों के साथ और ऐसे मोलेस्टेशन हुआ। फिर उन्होंने उस बच्चे का भी, जो इससे 10 महीने पहले हुआ था जैकब से, उसकी केस फाइल पढ़ी, तो पता चला कि उसके सैंपल लिए गए थे DNA के उस ज़माने में। अब 25 साल में DNA में बहुत सारे फ़र्क, क्रांति आ गई। FBI ने उस सैंपल को दोबारा एग्ज़ामिन करने का फ़ैसला किया। उसके बाद उस सैंपल की जांच की गई। वो सैंपल उस बच्चे का सीधे जाकर मिल गया डैनी से, जिसे FBI ने जैकब की गुमशुदगी के बाद पूछा भी था, 2 बार उससे क्वेश्चन भी किए थे, सारे उसके बयान दर्ज किए थे, लेकिन छोड़ दिया था। अब 25 साल के बाद FBI ने जब केस दोबारा रीओपन किया, तो उस बच्चे के उस DNA सैंपल को मैच कराया, डैनी नाम के इस शख्स से मैच कर गया। जैसे ही मैच किया, पुलिस ने डैनी के ऊपर ज़ीरो इन किया। उसके बाद सर्च वारंट निकाला और उसके घर की तलाशी ली। एक कमरे का उसका घर था। FBI की टीम उसके घर में पहुंची। जब घर में पहुंची तो देखा कि वहाँ और तो कुछ नहीं था, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिली, और ये काफ़ी था अमेरिकी कानून के हिसाब से उसको गिरफ्तार करने के लिए। तो जब चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड चीज़ें मिली, और चूंकि ये 5 बच्चों के मोलेस्टेशन का केस था,
एक तो आपके पास विटनेस ही था, तो पुलिस ने डैनी को गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार किया 2015 में। अब गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बताया कि तुमने ये किया था। जो दूसरा लड़का था उसके मॉलेस्टेशन और उसके किडनैपिंग के इल्ज़ाम में। लेकिन FBI ने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि तुमने जैकब को भी किडनैप किया है। इधर जैकब की माँ, बाप, परिवार पिछले 26 सालों से इस उम्मीद में कि जैकब कहीं होगा, लौट आएगा, जिंदा होगा, एक माँ की यही उम्मीद होती है, जी रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि डैनी से ये बताओ कि जैकब का क्या हुआ। जैकब ने उस बच्चे के साथ तो मान लिया, बट उसने कहा कि मैं जैकब के बारे में सारी सच्चाई बताऊंगा, पर एक शर्त है कि आप मुझे इस किसी भी मामले में जैकब से रिलेटेड मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाओगे और ना मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। FBI की प्रॉब्लम ये थी कि 26 साल बीत गए थे, इन 26 सालों में कोई सुराग नहीं मिला। जैकब कहाँ है, जिंदा है, मुर्दा है, उसके साथ क्या हुआ, उस रात क्या हुआ। माँ बाप भी ये जानना चाहते थे। जैसे वो दृश्यम की कहानी थी जिसमें बार बार वो पूछते हैं कि मेरे बेटे का क्या हुआ, यही बता दो अजय देवगन से, और वो नहीं बताता। वो माँ बाप परेशान है, कम से कम यही पता चल जाए जिंदा है कि मुर्दा है, मर गया तो कहाँ, लाश का क्या किया। वही हाल यहाँ था कि माँ बाप एक तो इससे उम्मीद पे जी रहे थे कि शायद उनका बच्चा जिंदा हो। 25 साल बीत गए, 12 साल की लगभग उम्र मान लीजिए उस वक्त, तो करीब 37 साल का हो चुका होगा जैकब 2015 में। तो माँ बाप इसी उम्मीद पे जी रहे थे। FBI के पास कोई चारा नहीं था कि वो अब जैकब को 25 साल के बाद ढूंढे या सुराग उसका कुछ निकले। उम्मीद की आखिरी किरण डैनी था। उन्होंने डैनी से कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी शर्त मान लेते हैं और तुम पे जो जैकब है उसके मॉलेस्टेशन से लेके उसकी किडनैपिंग का कोई चार्ज तुम पे नहीं लगाएंगे, बट बता दो कि वो है कहाँ। तब डैनी कहानी सुनाता है FBI को। 22 अक्टूबर 2000 बल्कि 1989 की कहानी सुनाने के बाद FBI उसे अरेस्ट कर लेती है। लेकिन चूंकि उससे वादा किया था कि वो उसको जैकब के केस में कोई सेक्शन नहीं लगाएगी, इसलिए वो उस मामले पे उस पर कोई चार्ज नहीं लगाती। लेकिन फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। अब कोर्ट में डैनी का बयान होना था और पहली बार डैनी के मुंह से जैकब का सच आना था, जो पिछले 25-26 सालों से एक राज बना हुआ था। ये बात जैकब के माँ बाप, रिश्तेदारों को भी पता चली FBI के ज़रिए कि डैनी बताने को तैयार हो गया है। कोर्ट में लाया गया डैनी को, जज के सामने उसका स्टेटमेंट होना था और जज के सामने वो बताने वाला था कि जैकब का क्या हुआ। डैनी कोर्टरूम में खड़ा होता है, जैकब के माँ बाप कोर्ट में बैठे हुए हैं, उसका भाई बैठा हुआ जो उस रात बच गया था। जज साहब पूछते हैं जैकब कहाँ है, क्या वो जिंदा है। डैनी बताता है नहीं, वो मर चुका है। जज पूछता है कि हुआ क्या। डैनी बताता है कि 22 अक्टूबर की रात को जब दोनों बच्चों को उसने गन पॉइंट पे भेज दिया बिना पलटे हुए, ना देखने की शर्त पर, उसके बाद वो वहाँ से करीब 30 मील की दूरी पर जैकब को अपने साथ ले गया और वहाँ पे एक सुनसान जगह थी। गाड़ी के अंदर गन पॉइंट पे उसने उसको मॉलेस्ट किया, यौन शोषण किया और इसके बाद उसका इरादा यही था कि उसको छोड़ देंगे। उसने पूछा, बोला भी कि अंकल मुझे घर जाने दोगे। तो उसने कहा हाँ तुम्हें घर जाने देंगे, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, वरना मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूँ। लेकिन फिर उसने बताया कि उसी वक्त पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। वो शायद गश्त पर थी, लोकल पुलिस, और वो सायरन की आवाज़ सुनकर डर गया, घबरा गया। उसे लगा कि अगर पुलिस ने जैकब के साथ उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो फिर ताउम्र उसे जेल में रहना पड़ेगा। इसी डर से उसने उस रिवॉल्वर जो उसने बच्चों को धमकाया था, वो असल में खाली था, उसने उसमें 2 बुलेट भरा। इसके बाद जैकब को कहता है कि तुम घूम जाओ। वो घूम जाता है, उसके सर के पीछे वो निशाना लेता है, लेकिन गोली चलती नहीं है। 2 फायर करता, दोनों बार नहीं चलती। इसके बाद वो फिर 2 बार और ट्राई करता है और इस बार दोनों बार गोली चल जाती है। जैकब मारा जाता है। फिर वो वहीं पे एक पास में गड्ढा खोदता है और जैकब की लाश को दफना देता है,
लाश दफनाने के बाद वो वापस अपने घर आता है, सो जाता है। बोला इसके बाद वो कभी उस जगह पे नहीं गया। 1 साल बीत गया। अब 1990 आ चुका था, वही अक्टूबर का महीना। 1 साल बाद अक्टूबर 1990 में वो दोबारा उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसने जैकब को मारकर दफनाया था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उस गड्ढे में से जैकब के जैकेट का कुछ हिस्सा बाहर निकल आया, बारिश और मिट्टी ये सब धंसने या हटने की वजह से। तो उसने फिर उस जैकेट को बाहर निकाला और उस जैकेट को अपने साथ ले जाकर फिर और उससे भी दूर एक दूसरी जगह गड्ढा खोदा और वहाँ पे उसने उस जैकेट को गाड़ दिया। बोला उसके बाद फिर वो दोबारा कभी नहीं गया। इस दौरान वक्त बीतता गया। ये सारी चीज़ें जब वो बोल रहा था, कोर्ट में जैकब के माँ बाप सुन रहे थे और रो रहे थे। पिछले 26 साल की जो उनकी उम्मीद थी वो उसी वक्त उसी दिन दम तोड़ गई, क्योंकि उस दिन कातिल की ज़ुबानी उन्हें पता चला कि जैकब को उसने मार डाला है और कैसे मारा, किस तरीके से मारा। ये सारी कहानियाँ जब सुना रहा था डैनी तो बिल्कुल नॉर्मल था, उसे कोई एहसास, कोई बात मतलब फील नहीं थी। और माँ बाप लगातार रो रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर जैकब जिंदा होता तो शायद आज 37 साल का एक नौजवान होता, क्या पता उसकी शादी भी हो चुकी होती, कहीं नौकरी कर रहा होता। लेकिन कातिल 26 साल बाद खुलासा कर रहा था उस कत्ल का जो उसने 26 साल पहले किया। कोर्ट के इस बयान के बाद डैनी को FBI की टीम अपने साथ उस जगह पे ले जाती है। वहाँ ले जाने के बाद वो जहाँ पे बताता है वहाँ गड्ढे की खुदाई होती है, वहाँ से कुछ इंसानी हड्डियाँ मिलती हैं, उनको फिर भेजा जाता है। डेंटल DNA के ज़रिए दांत से पता चलता है 2 दिन के बाद कि ये जो बचे हुए अवशेष, ये जो लाश है, ये जो हड्डी है, ये जैकब की है। और इस तरह से ये कंफर्म हो जाता है। चूँकि एक तो FBI ने वादा किया था कि वो जैकब के कत्ल के लिए या मॉलेस्टेशन के लिए या किडनैपिंग के लिए उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाएगी, और बाकायदा अदालत से इसकी मंजूरी मिली थी। दूसरा ये कि 20 साल की जो वो एक पीरियड थी वो भी निकल चुका था। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट काफ़ी सख्त होने की वजह से और उसके घर से जो चीज़ें बरामद हुई उसने कानून का काम आसान कर दिया, और जो भी उसमें सेक्शन लगे हैं उसके हिसाब से डैनी को जैकब के कत्ल से हटा भी दिया जाए तो कम से कम 20 साल की सज़ा होगी। 53 साल की उसकी उम्र है इस वक्त, 53 ईयर्स। और ये सारे बयान, स्टेटमेंट दर्ज हो चुके हैं। और इसी साल 21 नवंबर को, मतलब ये अक्टूबर है अगले महीने, इसका फैसला आना है कि उसे कितने साल की सज़ा होगी। अभी आखिरी फैसला आना बाकी है। 21 नवंबर नेक्स्ट मंथ ये फैसला आएगा कोर्ट से कि उसे क्या सज़ा दी जाए। हालांकि जिस कत्ल के लिए उसने हामी भरी, जिस कत्ल का इकरार जुर्म किया, उसके लिए उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन पोर्नोग्राफी एक्ट और उससे पहले जो उस बच्चे के साथ मॉलेस्टेशन किया था उसके लिए उसे कम से कम 20 साल, यानी अगर 20 साल में मिलता है तो जब वो अगर ठीक ठाक रहा तो 73 शायद एज होगी जब वो बाहर आएगा। तो ये थी वो कहानी उस बच्चे की जिस 26 साल से गायब रहा, गुमशुदा रहा, मिला नहीं, और मिला भी तो कातिल के इकरार जुर्म पर उसने बताया कि कहाँ है, और अगर वो ना बताता तो शायद जैकब की लाश भी कभी नहीं मिलती। तो कहानी में इतना ही, लेकिन बंद करूं फिर वही रूटीन के हिसाब से। आज क्राइम तक फैमिली मेंबर में एक ताहिर शेख हैं, इनका आज जन्मदिन है। तो ताहिर साहब बहुत बहुत जन्मदिन के आपको मुबारक, सालगिरह मुबारक। शेख समीर अहमद कुवैत से उन्होंने भेजा है। इसके अलावा मुरलीधर कासर हैं, और 5 अक्टूबर कल था इनका बर्थडे, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मुरलीधर कासर साहब, नासिक से हैं ये। इसके अलावा संदीप सरकार हैं गुवाहाटी से, ये शिमला डिवीज़न या शिमला समझौते की कहानी सुनना चाहते हैं, मैं सुनाता हूँ जल्दी। अनूप मोंगिया हैं, ये रॉबर्ट मोगैबो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट, उनकी कहानी सुनना चाहते हैं। देवेंद्र सिंह जी ने काफ़ी तारीफ़ लिखी है, थैंक यू वेरी मच। अंकित दुबे हैं, ये मम्मी की कहानी सुनना चाहते हैं, मैं सुना चुका हूँ, और भी कुछ इन्होंने कहानियाँ कही हैं वो ज़रूर सुनाऊँगा जल्दी। इसके अलावा नवीन कुमार साहू हैं उड़ीसा से, और ये क्यूबा क्रांति की कहानी सुनना चाहते हैं। मनोज
मुराशे हैं, सोवियत यूनियन के जो टुकड़े हुए उसकी कहानी सुनना चाहते हैं। मनोज लुखार हैं पोलैंड से, दिसंबर में आने वाले हैं, मैं ज़रूर मिलूँगा आपसे, वादा है मनोज साहब, और आपका सेब भी खाएंगे फिर। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अविनाश कुमार हैं, इन्होंने गुस्से में लिखा है कुछ मेल, लेकिन अविनाश जी किसान आंदोलन को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्या उसमें खालिस्तान के आतंकवादी जुड़े हुए हैं, उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी चीज़ें। मेरे लिए इन चीज़ों पे कमेंट्स करना इसलिए नहीं कि मैं डरता हूँ या फिर मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, मेरा बड़ा सिंपल सा एक वो है, क्राइम रिपोर्टर हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ, और जब तक मेरे पास कोई प्रूफ या सबूत या मुझे लगता नहीं है कि हाँ ये जेन्युइन है, जैसे कोई भी कहानी ही मैं अगर सुनाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कहानी को एक जगह से पढ़ लेता हूँ और आप तक पहुँचा देता हूँ, हर तरह से उसको वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ, 10-10, 15-15 जगह, और जब मुझे लगता है कि नहीं एक फैक्ट्स हर जगह सेम है, तब अगर उसके अलावा भी उससे जुड़े हुए कुछ लोगों से बात करनी है, केस के अफसर से, वो भी करता हूँ, फिर आप लोगों तक लेकर आता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर 1, 2, 3 बार मैंने फिर गलती और गलत कहानियाँ और ये सारी सुनानी शुरू कर दी तो फिर शायद आप मुझ पर भरोसा भी नहीं करेंगे, और शायद फिर मेरी हिम्मत भी नहीं होगी कि आपके सामने कहानी सुनाने के लिए बैठूँ। तो किसानों को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लखीमपुर में हुआ उसको भी लेकर मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि इसमें कौन गुनहगार कौन जिम्मेदार। किसान भी मरे, एक जर्नलिस्ट की भी मौत की बात आ रही है। अब जर्नलिस्ट का तब किसी पार्टी से या किसान से तो कोई लेना देना होगा नहीं, कुछ आम लोगों के भी मारे जाने की खबर है। तो वही है कि एक बार इंक्वायरी हो जाए, जांच हो जाए, तो जो फिर सच है तो एक तरफा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जिस तरीके से गाड़ी जो विजुअल देखे, जो मतलब नंगी आंखों से अगर गाड़ियाँ इस तरीके से किसी को रौंद के निकल रही हैं, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना था। इसके अलावा मोहम्मद शाहनवाज खान हैं, ये राज किला दरभंगा की कहानी सुनना चाहते हैं। कीर्ति सिन्हा हैं, और इनका भी वही किसान पे कहना था कि 4 और मारे गए। बिल्कुल कीर्ति सिन्हा जी, मैंने कहा कि किसान और बाकी 4 लोग और उनमें जर्नलिस्ट भी हैं, तो इसलिए हम लोगों को अपनी जब सारी चीज़ें आ जाए तब, वैसे भी मेरा अपना मानना है, जर्नलिस्ट को राय देने का कोई हक नहीं है। हमारा काम होता है एक न्यूज़, एक खबर, एक कोई ऐसी चीज़ घटी वो आप लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में फैसला सुनाना भी नहीं है हमारा काम। ये काम अदालत का है, जांच करना काम पुलिस का है। हाँ, जो जैसे हुआ, जो देख रहे हैं वो आप लोगों तक परोस देना चाहिए। बेसिकली न्यूज़ का काम यही है, जो जैसे हुआ वो वैसे आप तक पहुंचाया जाए। अब ऐसा नहीं होता है, बहुत सारी वजह है इसकी। इसके अलावा श्वेता अग्रवाल जी हैं गुरुग्राम से, अभिषेक राजपूत हैं, इन्होंने भी एक कहानी की लंबी लिस्ट दी है। भूपेंद्र सिंह हैं, इनका कहना किसान आंदोलन पे कहानी सुनाएं। मैं कई बार टुकड़ों में सुनाता रहा हूँ, फिर मौका मिला ज़रूर सुनाऊँगा। इसके अलावा मुजाहिद शरीफ हैं, ये नाइजीरिया के एक अरबपति हैं, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, बिलियनायर की। सनी राठौड़ हैं बांसवाड़ा राजस्थान से, ये कहते हैं जब इनकी कहानी सुनते हैं इनकी पत्नी बहुत डांटती हैं, तो आप तब सुने जब आप फ्री हों, तो डांट नहीं खाएंगे। नितिन शर्मा हैं, और इन्होंने, ये राजस्थान से हैं, बहुत अच्छा एक वीडियो बनाकर भेजा है। मुझे लगता है मेरे ऊपर काफ़ी इन्होंने मेहनत कर डाली, लेकिन थैंक यू। हालांकि मेरी तारीफ़ इन्होंने उस वीडियो में ज़्यादा कर दी, पर मुझे लगता है ऐसा भी नहीं है। स्टोरी टर्मिनल नाम से इनका यूट्यूब चैनल, उसी पे इन्होंने भेजा। थैंक यू वेरी मच नितिन शर्मा, आपका गिफ्ट वाकई अच्छा था, दिल से शुक्रिया। इसके अलावा नौशाद शेख हैं, और ये कतर को जो ब्लॉक कर दिया है बहुत सारे देशों ने मिलकर, उसको लेकर कहानी सुनना चाहते हैं। बारी बारी से सभी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।